हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और पार्ट वन हम लोगों ने अच्छे से फिनिश कर लिया था। आई होप कि पार्ट वन के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने लगभग आधे घंटे डिस्कशन किया था वो था रूरल क्रेडिट। कि रूरल क्रेडिट क्या है और रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने में रूरल क्रेडिट का क्या रोल है। इंस्टीट्यूशनल के 4 पॉइंट लिखवाए थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल के 7। एक बार बस आप सबको याद है तो हिम्मत दिखाओ, आपका मन तो वैसे मना करेगा आपको। हिम्मत दिखाओ, कमेंट में क्लास 7 के 7 पॉइंट लिख के दिखा दो। आपको कभी नहीं भूलोगे, वो हमेशा याद रहेगा। 4 आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल और 3 आपका इंस्टीट्यूशनल। अब हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे, आज खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को और साथ में ही आपका टर्म वन का इको का पूरा सिलेबस, इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो इंडियन हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे पूरा सिलेबस है इको का। आप आराम से इको अच्छे से खत्म कर लो, फिर मैं रिवीजन, केस स्टडी, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ कराऊंगा, इवन क्लास असर्शन और रीजन भी। अब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे टेबल तक पहुंचता है। किसान न जाने किस स्टेट में बैठा है, वहां पे अनाज उगा रहा है और अनाज हमारे घर तक आ रहा है, हमारे टेबल तक साग सब्जियां फ्रूट्स आ रहे हैं। तो यानी कि क्लास ये किसकी वजह से आता है? क्लास एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम की वजह से। इट द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस असेंबलिंग, असेंबल करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, उसकी क्लास ग्रेडिंग करना, डिफरेंट काइंड, जैसे चावल के दाने होते हैं ना, अलग अलग वैरायटी है, कोई 20 रुपए किलो है, कोई 40 रुपए, कोई 90-100 रुपए किलो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री, यानी कि एग्रीकल्चर कमोडिटी पूरी की पूरी कंट्री में फैलाने का काम जो है वो किसका है? क्लास एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम का। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्लास किसान से अनाज आता है हमारे पास, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गया क्लास, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्पाइसेस है या जो भी चीज अनाज उगाई जा रही है, जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप है, वो हम तक पहुंच रहा है किसकी वजह से? मार्केट सिस्टम की वजह से। लेकिन जो ये एग्रीकल्चर मार्केट है ना, किसान क्या करते हैं? क्लास किसान सारा का सारा अनाज इकट्ठा करते हैं, जो फ्रूट वेजिटेबल जो भी है वो सीजन में जो भी उगाया है उसको लेकर क्लास किसको बेच देते हैं? बड़े बड़े ट्रेडर्स को, बिग ट्रेडर्स। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो उसका प्रोसेस करके, ग्रेडिंग करके, उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम तक पहुंचा देते हैं। बट समस्या क्या है इसके अंदर कि किसानों के साथ ना बहुत ज्यादा बेईमानी की जाती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है किसानों के साथ, किसानों को, यानी कि उनसे अनाज ज्यादा ले लिया जाता है, पैसे उन्हें कम दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वजन जो करते हैं ना क्लास ये लोग, कुछ इस सिस्टम से वजन करते हैं। जैसे किसान अपना 200 क्विंटल अनाज लेके आया है तो 180 क्विंटल का ही वजन में आता है। मतलब ये कुछ ना कुछ झोल करते हैं उसके अंदर, जो वेइंग मशीन होती है उसमें। मैनिपुलेशन बाय बिग बिग ट्रेडर्स। और दूसरी बात, उनको दाम कम देते हैं, बोलते हैं भैया मार्केट में रेट अच्छा नहीं चल रहा है और ग्राहक को हम इतने सस्ते में बेचते हैं, आपसे महंगा कैसे खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के मैनिपुलेट करते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स किसानों को। क्यों? क्योंकि क्लास किसान के पास मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कितने में जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी किसानों के पास। तो मैनिपुलेट करते थे। रूरल एरिया में आज भी क्लास ऐसा होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, टाइम पे पैसा ना देना, ज्यादा अनाज लेके कम पैसे देना, है ना, वेस्टेज वगैरह निकाल देते हैं, उसमें कमियां निकाल देते हैं। और इन्हें पता है कि यार अगर किसान आया है बेचने के लिए हमें अनाज, तो भैया अनाज अगर ये नहीं बेचा तो ये अनाज वापस घर लेके नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी ज़्यादा लग जाती है। और साग सब्जी अगर है, फ्रूट्स है, तो भैया वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो किसान बेचारा मजबूर है कि किसान के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि वो 1-2 दिन स्टोर कर सके। तो भैया वो गया है तो अनाज बेच के ही आएगा, भले ही घाटे में बेच के आए। और आपको जानकर बड़ा ही दुख होगा कि यार कई ऐसी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो पड़ी हुई हैं जहां पे किसान का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वही इतना ज्यादा हो जाता है कि किसान कई बार अनाज कुछ, अभी कुछ दिन पहले टमाटर की न्यूज आई थी, टमाटर लोगों ने फेंका। टमाटर जो है ना, पूरा का पूरा जो टमाटर की पैदावार हुई है उसे फेंका लोगों ने, उसे बिल्कुल वेस्ट कर दिया, फेंक दिया बिल्कुल जीरो प्राइस में। क्यों? क्योंकि भैया उस टमाटर को लाद के ले जाने का खर्चा ही इतना ज्यादा है, उतनी तो वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 रुपए 3 रुपए किलो वैल्यू नहीं मिलेगी इतनी तो। इसलिए किसानों ने क्लास वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। ऐसे क्लास हर साल आता ही रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसान बेचारा स्टोर नहीं कर सकता ना उसको, तो जो सेल्फ कंजप्शन है उसके लिए तो यूज कर लिया, बाकी सारा फेंक दिया। मार्केट सिस्टम ही नहीं कि किसको बेचे, है ना। तो बड़े ट्रेडर्स मैनिपुलेट करते हैं, इनके पास मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है और इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, तो ये मजबूर है कि भैया ये तो अपना अनाज जो है वो सस्ते दाम में देंगे या उसे वेस्ट करेंगे, जो भी इनके, ये मजबूर है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो अगर ऐसी समस्या है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आया रेगुलेटेड मार्केट। जब सरकार को पता चला कि इस तरीके से किसानों के साथ बेईमानी हो रही है तो गवर्नमेंट ने मार्केट को रेगुलेट किया। इस मार्केट के अंदर एक कमेटी बनाई, एक कमेटी सरकार ने बनाई और उसमें एक सरकारी आदमी रहेगा जो कमेटी को ऑब्जर्व करेगा। उसमें ट्रेडर्स का भी एक आदमी रहेगा जो जो अपनी बात रख पाएगा, और उसमें किसान यूनियन का जो नेता होता है वो भी रहेगा और वो भी अपनी बात, अपना पक्ष रख पाएगा। तो जो मार्केट रेगुलेट हुई तो इस सिचुएशन में क्या है कि कोई भी किसान के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं करेगा, कोई धांधलेबाजी नहीं होगी, और क्लास उनको उनकी कीमत, जो फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट से ये चीज इंश्योर किया। देखो इस तरीके से, देखो मार्केट को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया कि रेगुलेटेड मार्केट है, अब कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। इसके अंदर किसान की टीम से भी एक लीडर होगा, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई होगा, और क्लास सरकार की तरफ से एक आदमी रहेगा जो मार्केट को रेगुलेट करेंगे, चाहे वजन के ऊपर हो, चाहे प्राइस के ऊपर हो, चाहे क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन हो, उन सब की ये लोग इंस्पेक्शन करेंगे। तो कोई घपलेबाजी या मैनिपुलेशन अब नहीं हो पाएगा। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो अगर सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव हो, किसान अपना अनाज इजीली चीजों को बेच सके, ज्यादा अनाज उगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, आसानी से सेल कर सके, तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सड़कें अच्छी बनानी पड़ेंगी ताकि क्लास सस्ते में सामान यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, और एग्रीकल्चर में भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा लोगों को, किसानों को। और दूसरी बात क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो लाना पड़ेगा एग्रीकल्चर के अंदर। अब बाकी मैंने बता दिया, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, मतलब कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। बिजली की फैसिलिटी अच्छी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, ताकि कोई कारखाना अगर खोल रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, लोन देंगे क्लास उनको, रूरल एरिया को, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी मार्केट को रेगुलेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी करनी है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग होता क्या है कि जितने भी किसान हैं, मान लो 50 किसान हैं, अपनी मान लो आम की पैदावार हुई और आम लेके गए हुए हैं बेचने के लिए, तो सारे किसान ना मिलके एक रेट सेट कर लेते हैं कि हम सब अपना जो ये आउटपुट है, ये जो फ्रूट्स है, हम बेचेंगे तो इतने रुपए में ही बेचेंगे, इससे कम में कोई नहीं बेचेगा। सब लोग मिलके एक यूनियन बना लेते हैं कि भैया हम आपको इससे कम में नहीं बेचेंगे, यही रेट है। जब यार सारे लोग मिलके यही कहेंगे कि हम इससे कम में आपको आम नहीं देंगे, तो भाई ट्रेडर मजबूर है ना, ट्रेडर उसी रेट में फिर लेगा। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार कहती है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड है और सप्लाई है, इक्विलिब्रियम है, इस प्राइस को बोलते हैं क्लास इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन सरकार कहती है किसानों से कि हम तुम्हारा अनाज खरीद लेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ऊपर दाम में, इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। क्या बोलते हैं क्लास, प्राइस सीलिंग। कि यार इक्विलिब्रियम प्राइस, सॉरी प्राइस फ्लोर कहते हैं इसको। आप एक काम करो ना, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर क्यों ही याद कर रहे हो, आप इसे याद करो, आप इसको ऐसे याद करो, इस चीज को कहते हैं क्लास MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम है। सरकार कहती है कि मान लो 20 रुपए में बायर सेलर दोनों तैयार है बेचने के लिए और खरीदने के लिए भी, हम तुम्हें 25 रुपए दाम देंगे। मतलब सरकार कहती है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो हम किसानों को दे रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, कि तुम्हारा अगर अनाज उगाने में 20 रुपए लगा है तो हम तुम्हें 10 रुपए फालतू देंगे, 30 रुपए 25 रुपए देंगे, और ये मिनिमम प्राइस है। तुम डरो मत, किसान से कहते तुम डरो मत, तुम्हारा सारा अनाज हम खरीद लेंगे। और कौन है क्लास, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बॉडी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार कहती है कि तुमसे सारा का सारा तुम्हारा अनाज हम खरीद लेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, तुमसे सारा का सारा अनाज जो है वो हम खुद खरीद लेंगे, तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मिनिमम इतने में तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो अगर तुम्हें किसी और को भी बेचना है तो इससे ज्यादा में बेचो, क्योंकि इतना तो सरकार दे देगी। अब मान लो अपना अनाज लेके गया हूँ बेचने के लिए, तो ये लोग ट्रेडर मुझे बोलेगा 21 रुपए 22 रुपए, मैं बोलूंगा नहीं 25 रुपए तो मुझे सरकार दे रही है, तो अगर आप मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो मेरे फसल की कीमत तो आप मुझे दो, तो मैं आपको बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और आपको पता है कि अभी जो हड़ताल चल रहा है किसानों का, दिल्ली में तो आप जो रहते हैं उन्हें पता ही होगा, तो दिल्ली पंजाब हरियाणा के आसपास के लोगों को सबको पता है ना।
तो उन सबको पता है हड़ताल चल रहा है, वो इसी चीज के ऊपर चल रहा है, बट मैं उस पर जाऊंगा नहीं बिकॉज वो टॉपिक हमारे अभी पार्ट का नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों को सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर देखो हर कोई एग्रीकल्चर करना बंद कर दे, हर कोई जाके टाई टाई लगा के आराम से ऑफिस में सिस्टम के साथ पास बैठ के काम करेगा, तो भैया देश नहीं चल पाएगा, खाएंगे क्या फिर हम लोग, है ना। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अच्छा, सरकार ने ये जो ले लिया है, सरकार ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो अनाज सारा का सारा लिया है, उसे सरकार क्या करेगी, उसे बफर स्टॉक मेंटेन करेगी, कोल्ड स्टोरेज के अंदर, वेयर हाउस के अंदर उसे स्टोर करके सेफ्टी तरीके से रखा जाएगा, ताकि कहीं अगर बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, तो ऐसी जगह क्लास इनका यूज किया जा सकेगा। और इवन क्लास इन चीजों का यूज कहां किया था, पीडीएस सिस्टम में भी, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी जो राशन की दुकानें बनी होती हैं, जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, लो इनकम कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो राशन लेते हैं सरकार से, तो उस राशन में भी क्लास ये पीडीएस का यूज करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उस राशन को बांटने में भी उस अनाज का यूज किया जाता है इसके अंदर, ओके। और जो एमएसपी है सभी चीजों के लिए नहीं होता है क्लास, कुछ खास बेसिकली अनाज के लिए होता है एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाज के लिए होता है। तो तीन ध्यान रखना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ बफर सिस्टम और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन बांटने में। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, और सीबीएसई ने सिलेबस में से बहुत अच्छे से लिखा है, तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनेगा और आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप सब प्रॉमिस करोगे कि विद इन वीक और 10 डेज के अंदर आप पूरा का पूरा इको का सिलेबस कंप्लीट रिवीजन कर लोगे, ताकि मैं आपको सैंपल पेपर करा सकूं, आपका टेस्ट ले सकूं। डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू ईदर अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, या तो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करो, और द फार्मर ऑप्टिंग फॉर अदर नॉन फार्मिंग ऑप्शन। भाई डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन पहले आप एक ही काम कर रहे थे, अब ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, या इनमें से कोई एक करो। मतलब कि खेती, किसान क्या करता है, खेती बाड़ी की फसल अच्छी हुई खराब हुई जो भी हुआ खत्म, उसके बाद आराम करता है, अगली फसल का वेट करता है, बट ऐसा नहीं करना है। कहते हैं कि यार इतने आलसी मत बनो, आप कुछ एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी भी करो, ताकि आपकी इनकम जो है वो हो सके ज्यादा और आपको फायदा भी हो सके। तो अगर आप एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करोगे तो फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, एक रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, एज इट इंश्योर दैट द फार्मर डू नॉट लूज ऑल द रिसोर्सेज इफ वेदर डज नॉट अलाउ इट। अगर वेदर अच्छा नहीं है, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी इस बार, तो अगर आप सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड हो तो भाई रिस्क हो गया आपके लिए, आप क्या करोगे, कैसे अपना परिवार चलाओगे, खाओगे पियोगे क्या। लेकिन अगर आप फार्मिंग के साथ कुछ पशुपालन काम कर रहे हो, पोल्ट्री काम कर रहे हो, बत्तख पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब कर रहे हो, कढ़ाई बुनाई काम करके कुछ चटाई वगैरह आप बना रहे हो, या हैंड फैन होते हैं, कुछ हाथ से पंखे होते हैं ना, जैसे बीचना वगैरह कहते हैं उसको, तो वो सब अगर आप बना रहे हो, बिछौनियां बना रहे हो आप, तो भैया आप पैसा कमा सकते हो। हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, तो आप पैसा कमा सकते हो। तो यानी कि आप रिस्क जो है आपका फैक्टर कम हो जाएगा। सिंस मल्टीपल क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम अ स्मॉल फील्ड, एक छोटी सी फील्ड से मल्टीपल क्रॉप हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, द प्रोडक्शन इंक्रीज 10 फोल्ड, 10 गुना प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो यानी कि फसल जो है एक खत्म हुई तो आप कुछ रोटेट करो, दूसरा क्रॉप उगाओ। पहला आपने मान लो हाई वैल्यू क्रॉप उगाया, फिर लो वैल्यू क्रॉप उगा दो, है ना, आपने कोई फूड क्रॉप उगाया, फिर कैश क्रॉप उगा दो। तो इससे क्या होगा, क्रॉप को रोटेट करोगे तो भी तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारा जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी क्राउडेड, आपको पता है इंडिया में ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर क्राउडेड है, भरा भरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है। तो अगर आप कुछ और करोगे तो वहां पे फ्यूचर आपका होने का चांस बहुत अच्छा हो जाएगा। और लास्ट है क्लास की, अगर आप क्रॉप को रोटेट करते हो, कुछ और अगर आप काम कर रहे हो खेती बाड़ी कर रहे हो अलग अलग चीजों का, तो इससे कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और आउटपुट आपका अच्छा निकलेगा क्लास। और जो पेस्ट कंट्रोल है वो भी अच्छे से हो पाएगा, कीड़े मकोड़े जो है वो जल्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब आपकी आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ओके। तो ये रहा क्लास नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप खेती बाड़ी नहीं करोगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन, आप क्या और काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है क्लास, एनिमल हस्बेंड्री। आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे बच्चे भी गांव में रह रहे हैं, तो आप सबको पता हो गांव के लोग कुछ ना कुछ पशुपालन करते हैं, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, बत्तख पाल रहे हैं क्लास, इस तरीके से। देखो इसे बोलते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री का सोर्स सबसे ज्यादा है टोटल, मतलब इंडिया के अंदर पोल्ट्री का सोर्स इवन फूड भी देता है, जो चिकन खाते हैं क्लास उनके लिए फूड भी, न्यूट्रिशन भी देता है, फूड भी देता है, और साथ में इनकम भी दे रहा होता है जो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन बेसिकली। और जो क्लास इसका काम कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं किसी तरीके से, तो जानवर बहुत ज़्यादा काम आते हैं, दूध के लिए भी काम आता है क्लास। और जानवर जो है वो जो है, मैंने आपको ब्लॉकआउट्स भी बोला था आपको, जहाँ पे तांगे वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों से
फसल भी कराई जाती है, बेसिकली हल वगैरह में भी फील्ड को जोतने के काम भी आता है। तो ये सारी चीज़ों में क्लास एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा रोल है। तो यानी कि गाँव में आप क्या कर सकते हो, खेती बाड़ी करने के साथ साथ आप पशुपालन का भी काम कर सकते हो। ये एक डिफरेंट जो है वो एक तरीके से सोर्स हो गया। इवन इंडिया में भी लाइव स्टॉक सबसे मतलब कि टॉप मोस्ट कंट्रीज के अंदर इंडिया आता है, जहां पे लाइव स्टॉक का शेयर इंडिया में सबसे ज्यादा है। और टोटल लाइव स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा शेयर किसका है क्लास? पोल्ट्री का, यानी कि मुर्गी पालन बहुत ज्यादा होती है। सेकंड इज फिशरीज या फिशिंग कह सकते हो आप। फिशिंग क्या होता है? मछली पालन। तो गांव में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मछली पालते हैं, लेकिन अक्सर देखा ऐसा गया है कि मछली जो पालते हैं ना वो फिशिंग कम्युनिटी के ही लोग होते हैं। मतलब हर कोई मछली नहीं पालता है, जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं, मछुआरे हैं, वही मछली पालते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं क्लास, उनके लिए वाटर ही सब कुछ है। जमीन जो पानी है ना क्लास, जमीन तो है ही, जमीन के ऊपर पानी, तो ये जो इसको बोलते हैं वाटर बॉडीज। क्या बोलते हैं क्लास को? वाटर बॉडीज। और ये वाटर बॉडीज जो है उनको ये लोग बोलते हैं मदर। क्या बोलते हैं क्लास? मदर या प्रोवाइडेड। आप इसे कह लो मदर या प्रोवाइडर। क्या कहते हैं क्लास? प्रोवाइडर, मदर या प्रोवाइडेड। तो ये क्या करता है क्लास कि प्रोवाइड करता है। ये जो फसल है, ये जैसे फसल में जमीन चाहिए, खेती बाड़ी कर, जमीन की पूजा होती है, फसल की पूजा होती है। तो ये जो पानी है, यहीं से देखो ये मछली पकड़ते हैं और अपना परिवार जो है व्यापन, जो जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इंडिया की जो फिशिंग कम्युनिटी है वो बहुत गरीब है, और कोस्टल एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं, लाइक मुंबई हो गया क्लास, या फिर केरला हो गया, तो आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये देखते हो कि आप इन स्टेट के लोग मछली ज़्यादा खाते भी है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? मछली पकड़ना। मछुआरे होते हैं बेसिकली, इनका मेन जीवन ही व्यापार इनका कई सालों से मछली पकड़ के ही हो रहा है। लेकिन ये इनकी कम्युनिटी के ऊपर कर्जा बहुत है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, फिशिंग कम्युनिटी अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है इंडिया के अंदर, और जीडीपी में भी क्लास कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं, लगभग 2% तक का ही कंट्रीब्यूशन है। दैट इज फिशिंग कम्युनिटी। देखो इस तरीके से क्लास नेट फिशिंग होती है, अलग अलग तरीके से मछलियां पकड़कर अपना जीवन व्यापन करते हैं। थर्ड इज डेयरी। डेयरी का काम आप कर सकते हो, यानी कि क्लास जो भी मिल्क है, ये जो मिल्क से बनते हैं अलग अलग प्रोडक्ट, आप उसका काम कर सकते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल। जो भी डेयरी एनिमल है उनको क्लास ब्रीडिंग करना, उनकी तादाद को बढ़ाना, उनसे दूध निकालना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। एंड द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस फ्रॉम इट। मिल्क और मिल्क से बनाई जाने वाली अलग अलग प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहला है क्लास ऑपरेशन फ्लड। बेटा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड जो था एक मिल्क कोऑपरेटिव था गुजरात स्टेट के अंदर, जिसको आप सब किसके नाम जानते हो? अमूल के नाम से। और यहां पे हुआ था क्लास व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था? व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए क्लास, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था ऐसे व्हाइट रेवोल्यूशन और अमूल। तो देखो इस तरह से दूध जो है निकाला जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट वॉज स्टार्टेड, जो ऑपरेशन फ्लड है वो स्टार्ट कब हुआ क्लास? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में, अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ क्लास वर्गीस क्रेन। ऑल द फार्मर, जितने भी किसान हुआ करते थे ना, जितने भी किसान हैं वो क्या करते थे, जिनके पास जानवर हुआ करते थे, वो दूध को निकालकर इनके पास जाते थे, इनको दूध दे के आते थे रोज सुबह। फिर अमूल क्या करता था, यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड के अंदर है अमूल, वो क्या करता था, वो सबसे जितना भी दूध कलेक्ट किया उस दूध को क्या करता था, ग्रेडिंग वगैरह करके, क्वालिटी वगैरह टेस्ट करके उसको अर्बन एरिया में भेजा जाता था। तो इस तरीके से अमूल जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया। फिर धीरे धीरे दूध के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाने लगा। इवन दूध की भी ग्रेडिंग होती है, फुल मिल्क हो गया, टोन्ड हो गया। देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग ग्रेड अकॉर्डिंग क्लास ये दे देते थे दूध। एंड देन सेम इज प्रोसेस एंड मार्केट टू अर्बन एरिया। और ये सारा का सारा दूध क्लास अर्बन एरिया में बेच दिया करते थे थ्रू कोऑपरेटिव्स। द फार्मर आर ऑल्सो अश्योर्ड, फार्मर को अच्छा पैसा भी मिलता था। और क्लास ये पॉपुलर किस स्टेट में हुआ क्लास? गुजरात में। तो ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन गुजरात में पॉपुलर हुआ, और क्लास मिल्क कोऑपरेटिव कहते हैं इसके। किसके लिए क्लास था? मिल्क कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और कुछ ट्यूबर क्रॉप्स, मतलब जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सारी चीजें हो गई। फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सुगंधित प्लांट जिनसे तुलसी हो गया, ऐसे सुगंधित प्लांट जिनसे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, वो सारे प्लांट्स। अलग अलग स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली देख लो क्लास, यहाँ पे खीरा उग रहा है और डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें उगाई जा रही हैं, ट्यूबर क्रॉप उगाया जा रहा है इस तरीके से। देखो तो ये सब चीज क्या है क्लास? हॉर्टिकल्चर है। कुल मिला के आप ध्यान, हॉर्टिकल्चर इज फॉर
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। किसके लिए होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज इंप्रूव। तो ऐसा देखा गया है कि जो भी किसान हॉर्टिकल्चर में एंगेज है, फ्रूट वेजिटेबल भी उगा रहा है साथ साथ में, उसकी कंडीशन कहीं ना कहीं अच्छी हो गई है, पहले से इनकम ज्यादा होने लगी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ध्यान रखना, इंडिया फ्रूट और वेजिटेबल में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला चाइना है। इन वर्ल्ड वी आर इमर्जिंग एज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना क्लास, यानी केला, आम, नारियल हो गया, कैशू नट यानी काजू हो गया, एक्सेट्रा। फॉर इनहैंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार को और इसको अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, रैंक 1 पे लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी खर्चा करना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन हो, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी हो, कोल्ड स्टोरेज हो और मार्केटिंग सिस्टम हो, इन सब पे सरकार को काफी काम करना पड़ेगा। इवन एग्रीकल्चर एजुकेशन भी लिख सकते हो आप, ताकि हमारा हॉर्टिकल्चर जो है वो नंबर 1 पे आ जाए। ओके, ये सारी चीजें जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखना। ओके, अगला क्या है क्लास? ऐसे गोल्डन रेवोल्यूशन, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? मिल्क के लिए। कौन से स्टेट में प्रोड्यूस हुआ था ये? ऑपरेशन फ्लड के नाम से गुजरात के अंदर। सिमिलरली गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था? 1991 से लेकर 2003 तक का पीरियड। और गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था क्लास? गोल्डन रेवोल्यूशन था हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था? हनी और हॉर्टिकल्चर। इतना ध्यान रखना, हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए। येलो रेवोल्यूशन सरसों, येलो आपको पता ना, सरसों का खेत तो आपने देखा होगा, कितना सुंदर लगता है। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था क्लास? एडिबल ऑयल के लिए, जो खाने में ऑयल का यूज किया जाता है उसके लिए। लाइक स्पेशली मस्टर्ड ऑयल हो गया क्लास, सरसों का तेल, या ये तिल होता है क्लास, शीशम, इसे तिल बोलते हैं, शीशम के बीज होते हैं, राशि तिल, आप इसे तिल कह सकते हो। तिल के लड्डू भी बनते हैं और तिल से भी तेल निकाला जाता है, तो ये से कहते हैं येलो रेवोल्यूशन। तो ये येलो एडिबल ऑयल के लिए, सीड्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए ये होता है। किसके लिए क्लास? हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए। और गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था बताओ? मिल्क के लिए। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो किसके लिए था क्लास? वो अनाज के लिए। और लास्ट है क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 5 मैंने बताया क्लास, पहले 5 बताओ कौन कौन सा। सबसे पहला क्या था? एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा क्या था क्लास? डेयरी काम कर सकते हो। तीसरा फिशरीज का काम कर सकते हो। चौथा क्या था? हॉर्टिकल्चर। और लास्ट क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। क्या है ये? डाइवर्सिफिकेशन। और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया। आप सब वीडियो लाइक जरूर करोगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे कि अगर कोई टीचर आपको फ्री में इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है, मेहनत कर रहा है डेली बेसिस पे, तो आप उसका सपोर्ट जरूर करना, ताकि वो टीचर भी आगे बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं दिन रात मेहनत करूंगा आपके लिए। अगर मुझे आपसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो शायद मैं इतना अच्छा ना कर पाऊँ। तो प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो समझ आएगी नहीं, जो भी नहीं आया वो डिस्कस कर लेना कॉमेंट में। मैं आगे आगे आने वाली वीडियो में एक बार जरूर उसको डिस्कस कर लूंगा। आप टेंशन मत लो, आपके टिल टर्म 1 टर्म 2 की प्रिपरेशन मेरी तरफ से होगी, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। आज हमारा खत्म हो गया इवन इको। मैं रिवीजन की सीरीज भी लेके आऊंगा, आप कुछ कुछ चैप्टर का रिवीजन, फिर मिक्स रिवीजन पूरी इंडियन का, पूरी मैक्रो का, फिर देन कंप्लीट रिवीजन 1 शॉट के अंदर, और हो सके तो लाइव कराऊंगा आपको रिवीजन, आप टेंशन ना लो। आईटी क्या है? इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन का यूज करेंगे टू रिट्रीव एंड स्टोर, इंफॉर्मेशन निकालना, स्टोर करना और ट्रांसमिट, सरकार को देना थ्रू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टूल। गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू प्रिडिक्ट द एरिया ऑफ फ्लड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी टू प्रिवेंट रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एन इमरजेंसी। सुनो मेरी बात, होता क्या है, भारत बहुत बड़ा है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटी है, तो उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनाज उगाया जा रहा है। तो अनाज किस जगह कितना अनाज उग रहा है, कौन से फसल की कहाँ पैदावार हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास होना जरूरी है, ताकि जहाँ पे फसल ज़्यादा उगी है वहाँ से ले जाकर जहाँ फसल कम उगाया हुआ है, जहाँ फसल अच्छी नहीं हुई है इस साल, वहाँ पे हम अनाज दे सकें, वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह हम प्रोवाइड कर सकें। नहीं तो क्या होगा, किसी किसी स्टेट में तो बहुत महंगा हो जाएगा सामान और किसी किसी में बहुत सस्ता। तो इसीलिए हर एक स्टेट को बेनिफिट देने के लिए सरकार को डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन का काम भी गाँव के लोग करते हैं, कंप्लीट पूरा डेटा लेके हम भी किसी कितनी अनाज उगाया है, कौन सी फसल हुई है, ये सारी डेटा सरकार को दिया जाता है, ताकि किसी अगर स्टेट में सॉरी
किसी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है तो सरकार पहले से प्रिडिक्ट कर ले कि हाँ फसल कम हो रही है, तो यहाँ एग्रीकल्चर कम हो रहा है, खेतीबाड़ी कम हो रही है, तो कैसे इंप्रूव किया जा सके, या किस तरीके से क्लास जहाँ पे फ्लड आ गया है वहाँ पे कितनी पैदावार हुई है, पहले कितनी थी अब कितनी है, अगर कहीं पे इनसिक्योरिटी लग रही है, इमरजेंसी से हालात अगर कहीं बन रहे हैं तो सरकार उसे कंट्रोल कर सकती है। दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कुल मिलाकर कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा को सरकार को दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप कि आप वीडियो पॉज करके इन पांचों पॉइंट को नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में जरूर लिखोगे। व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये भी जरूर लिखना। मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन और येलो और ग्रीन तो खैर पता है, वो भी लिख देना, चलो सिलेबस का ही पार्ट है। तो आई होप आपका आज यहाँ पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने खत्म कर दिया। जैसा आप सब रिक्वेस्ट किया था सर इको खत्म करा दो, तो अभी वो खत्म हो गया। आप पूरा फोकस करना है क्लास किस पे, अकाउंटेंसी पे, फिर इको और बीएसटी का रिवीजन भी आएगा। तब तक के लिए प्लीज यार लाइक करो और अपना प्यार दिखाओ, कमेंट में सारे दोस्तों को शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।